इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु भाई श्री अब्दुल रशीद जी, उनका परिवार, श्रीमान साजिद अली जी, श्रीमान मुफ्ती अब्दुल रजाक जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री रमण भाई वोरा, यहां के सांसद श्रीमान प्रभात सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी विधायक और इस छोटे से गांव में पधारे हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, यहां आने के पीछे जो बात मुझे स्पर्श कर गई, उसका मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। मेरा इनसे कोई पूर्व परिचय नहीं था। मिलने आए तो जैसा मेरा स्वभाव है, परिवार क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, सब ऐसे ही। दो चीजें, एक, बचपन से वे देशभक्ति के रंग से रंगे हुए थे और इसीलिए भारत मां की सेवा करने के लिए वो युवानी में सेना में भर्ती हुए और भारत की रक्षा के लिए वे सेना में सेवारत थे और सेना में ही अपनी ड्यूटी करते करते उन्हें गोली लगी, चोट आई। स्वाभाविक था, फिर सेना में काम करना मुश्किल था। और दूसरी बात, उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा की। मैं समझता हूं जितना महत्व इस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा रिलायबल हॉस्पिटल का निर्माण है, उससे भी बड़ा काम उन्होंने किया है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा समाज की भी की है, देश की भी की है। और कोई प्रोफेशन में जाने के बजाय जब कोई व्यक्ति सेना में जाने का मन करता है, जब परिवार का कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने का प्रयास करता है, जब परिवार मिलकर के समाज की भलाई के लिए बड़े शहर में नहीं, शहर से काफी दूर वो इलाके में जहां पर कमाई की संभावना नहीं है, रुपये पैसों के ढेर लगने वाले नहीं है, वहां जाकर के अस्पताल खोलने का विचार करना, ये अपने आप में ही उस परिवार की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। और मैंने अस्पताल देखा, इतने कम समय में आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी समेत और एक्सपर्ट टीम को लेकर के आपने ये रिलायबल अस्पताल का निर्माण किया है। जो उनका पूरा सपना है, उस सपने के हिसाब से तो अभी मुश्किल से 20% काम हुआ है।
अभी 80% काम होना बाकी है, लेकिन जो 20% हुआ है वह भी इतना शानदार है और इतना बड़ा है, इतना उपयोगी है। जब पूरा अस्पताल बन जाएगा, मैं मानता हूं कि इस पूरे क्षेत्र में, यहां लुनावाड़ा तक चले जाइए, यहां गोधरा तक चले जाइए, संतरामपुर जाइए, शहरा चले जाइए, सारे बेल्ट के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा का एक केंद्र बनेगा। मैं इस काम के लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनके परिवार का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अगर अमीर बीमार हो जाए तो उसके लिए सैकड़ों डॉक्टर हाजिर हो जाते हैं। दुनिया के कोने कोने से डॉक्टर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसका क्या होगा? कोई गरीब बीमार होने के बाद अस्पताल जाना चाहे तो ऑटो रिक्शा वाला भी पहले पैसा मांगता है, पैसे है तो ले जाऊंगा, वरना वो अस्पताल तक ले नहीं जाता। आते जाते किसी को कहा जाए उसकी ओर देखने के लिए तैयार नहीं। अरे इतना ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ हो, खून बह रहा हो, घायल लोग जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हो और वहां से गाड़ियां चलती चले, कोई देखने को तैयार नहीं। क्यों? अरे भाई, बेकार में इनकी मदद करने जाएंगे तो पुलिस के पचड़े में पड़ जाएंगे, बेकार में कोर्ट कचहरी होगी, ये होगा वो होगा, यानी उसकी कोई चिंता नहीं करेगी। ये सब चीजें हमने देखी हैं और विशेष करके खेड़ा आनंद हाईवे पर तो अकस्मात, यानी पता नहीं पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा अकस्मात कहीं होते होंगे तो इस इलाके में हो, कोई देखने वाला नहीं। आज मित्रों, मुझे इस बात का संतोष है, गर्व है, मुझे हफ्ते में 2-3 फोन ऐसे आते हैं जो फोन मात्र से मेरी दौड़ने की ताकत बढ़ जाती है, काम करने का हौसला बुलंद हो जाता है। अननोन लोगों के फोन आते हैं। कैसे फोन आते हैं? कोई बूढ़ी मां फोन करती है, कोई बेटी फोन करती है, कोई भाई फोन करता है और कहते हैं साहब, ये आपकी जो 108 सेवा है ना, उसके कारण मेरे बेटे की जिंदगी बच गई, मेरा भाई बच गया, मेरा बेटा बच गया, और इतने आशीर्वाद देते हैं। और भाइयों बहनों, 108 कभी किसी से एक नया पैसा लेते नहीं, किसी को ये पूछते नहीं है तुम किस गांव के हैं, किस मोहल्ले के हो, कितना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो, रुपये है कि नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ नहीं पूछते। आप बीमार हो, चलिए किस अस्पताल जाना है, और 108 पहुंचा देती है। और उसका परिणाम ही आया है। खास करके हमारी प्रसूता माताएं बहनें, गांव दूर सुदूर रहना, गांव में कोई डॉक्टर नहीं, प्रसव पीड़ा हो, प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास पहुंचना हो, जाने के लिए साधन न हो, गांव के लोग एक खटिया में बिठा करके, चारपाई में बिठा करके दौड़ते हैं और अस्पताल पहुंचने के पहले ही या तो वो मां मर जाती है, या बच्चा मर जाता है, या तो मां और बच्चे दोनों मर जाते हैं। यह आमतौर की बात है। आज 108 के कारण, तुरंत हमारी 108 पहुंचने के कारण अनेक ऐसी प्रेग्नेंट माताएं, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। और मैंने देखा है हजारों की तादाद में महिलाओं की प्रेगनेंसी, प्रसूति 108 में हो गई जाने से पहले। लेकिन उसमें सारी सुविधा होने के कारण मां भी बच गई, बच्चा भी बच गया।
चिरंजीवी योजना बनाई हमने। गरीब इंसान डॉक्टर के पास कहां जाएगा, और वो बेचारे गांव में 2-4 बूढ़ी औरतें आकर के उसकी प्रसूति करवाती थी। न वो साधन शुद्धि रहती थी, न कोई मेडिकल केयर होती थी, और ज्यादातर बच्चे मां कोई न कोई मरता रहता था। ट्यूबवेल के अंदर कोई बच्चा गिर जाए तो सारा देश टीवी के सामने बैठ जाता है। बच्चा गिरा है, पानी पिया कि नहीं, बच्चा हिल रहा है कि नहीं, आवाज आई कि नहीं आई, यही कमेंट्री चलती है। लेकिन गांव में जन्मते ही बच्चे मरने वालों की संख्या इतनी है, लेकिन हमें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सरकार ने एक चिरंजीवी योजना बनाई, और चिरंजीवी योजना के कारण डॉक्टरों के साथ एमओयू किया, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के साथ करीब 1000 के ज्यादा डॉक्टरों को जोड़ा, और डॉक्टरों से कहा कोई भी गरीब आपके दरवाजे पर आए, सीजेरियन करने की जरूरत पड़े तो सीजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी होती तो नॉर्मल डिलीवरी, उसका पेमेंट सरकार देगी। और उसका ये परिणाम आया है कि जिस गुजरात में कभी 40-45% डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ करती थी, आज वो आंक 80-85% से भी ज्यादा पहुंच गया है। और उसके कारण हमारी गरीब माताएं बच रही हैं, उनके बच्चे बच रहे हैं, और उनका पूरा परिवार बच जाता है। भाइयों बहनों, कितना ही अच्छा परिवार क्यों न हो, लेकिन अगर घर में एक बीमारी घुस जाए, एक, उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। नौकरी करता हो, पैसे जमा किए हो, और मन में सोचा हो कि फ्लैट ले लेंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन अगर घर में कोई बीमार हो गया तो सारे पैसे उसमें चले जाते हैं। उसको जिंदगी में क्या न कभी घर बनाने का मौका आता है, न बच्ची शादी करना है, तो उसका समय पत्रक का वो पालन कर सकता है। बीमारी एक इंसान को नहीं आती है, जब घर में बीमारी आती है तो पूरे परिवार की जिंदगी बीमार हो जाती है। और इसलिए सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सस्ती सुविधा मिले, त्वरित मिले, आधुनिक से आधुनिक मिले, उस दिशा में राज्य ने कोशिशें की हैं। और गुजरात की एक विशेषता है, चैरिटेबल एक्टिविटी एक गुजरात की ब्लड में है। कोई न कोई सामाजिक काम करना ये गुजरात के स्वभाव में है, और उसके कारण समाज के हर तबके में कोई न कोई समाज सेवा का काम होता है। कोई अस्पताल चलाते हैं, कोई उपचार केंद्र चलाते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, कोई गौशाला चलाते हैं, कोई पानी की परब लगवा देते हैं, कोई पुस्तकालय चलाते हैं। कोई न कोई काम हमारे यहां समाज के द्वारा चलता है, और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसी सिलसिले में आज एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हमारे यहां बनना, वो भी ये गुजराती स्वभाव का स्वाभाविक दर्शन है कि भाई समाज के लिए कुछ न कुछ करना, और उसी के तहत आज हो रहा है। मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात को बदनाम करने के लिए कोई मौका छोड़ा नहीं जाता है। आए दिन गुजरात को बदनाम करना, गुजरात को गाली देना, गुजरात के लिए बुरा भला करना ये फैशन हो गई है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, यही गुजरात है जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले लोगों का राज्य है। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन अगर हिंदुस्तान में कहीं होता है, गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा आई डोनेशन होता है, चक्षुदान, तो सारे हिंदुस्तान में गुजरात में होता है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा शरीर का दान करने वाले मृत्यु के बाद, ताकि रिसर्च करने वालों को काम आए, ये देह दान करने वालों की संख्या भी सारे हिंदुस्तान में गुजरात में सबसे ज्यादा है। दान करना, दूसरे की भलाई करना, ये गुजरात के
डीएनए का हिस्सा है, गुजरात के स्वभाव का हिस्सा है, गुजरात के संस्कार का हिस्सा है। और उसी के तहत आज गुजरात सेवा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में इन दिनों मेडिकल इंश्योरेंस की बातें होती है। पश्चिम की दुनिया में मेडिकल इंश्योरेंस का महात्म्य भी बहुत है, लेकिन भारत जैसे देश में सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस से काम चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का सपना होना चाहिए हेल्थ एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस। और जब हेल्थ एश्योरेंस की बात बनती है तब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीमारी हो आए नहीं, अगर उसे पीने का अच्छा पानी मिलता है, खाने को अच्छा और सफिशिएंट खुराक मिल जाता है, शुद्ध हवा मिलती है और शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ आदतें शरीर में आ जाती हैं, तो किसी को अस्पताल पर जाने की नौबत नहीं आती। गुजरात ने शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और अच्छा खाना, उसका एक अभियान चलाया है। पिछले 10 साल में बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपना अहमदाबाद शहर ये दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में उसका नाम था। उसकी हवा इतनी पॉल्यूटेड थी, सर्दियों के दिनों में तो बच्चे रात रात रोते थे क्योंकि आंखें जलती थी, घर के बाहर निकल नहीं सकते। और उसका कारण क्या? ऑटो रिक्शा में केरोसिन जलाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सारी गड्ढे पर गई थी। आज गुजरात में सीएनजी के आने के कारण दुनिया में अच्छी हवा वाले जो शहर है उसमें अहमदाबाद ने अपनी जगह बना ली है। हवा शुद्धि से लाभ हो। पानी, मित्रों, नर्मदा का पानी आज कच्छ सीमा पर बैठे हुए जवानों तक पहुंचाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन का नेटवर्क शुद्ध पानी पहुंचाने का काम गुजरात की धरती पर हुआ है और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली है। और पाइपलाइन की साइज भी मामूली नहीं है। पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि आप मारुति कार लेकर के अंदर ड्राइव कर सकते हो पाइप के अंदर। इतनी बड़ी पाइपलाइन से गुजरात के 9,000 से ज्यादा गांवों में नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी और दुनिया की सबसे लंबी लाइन, इसके कारण हेल्थ में बहुत बड़ी मदद मिलती है। पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले अगर 6-7 दिन भी अगर बारिश एक साथ आ जाए तो अस्पतालें भर जाती थी। अस्पताल की फोटो आती थी वीएस हॉस्पिटल की, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं, पेशेंट पड़े हैं, फुटपाथ पर पड़े हैं, चलने की जगह नहीं। क्यों? एपिडेमिक हो जाता था। मित्रों, जब से साबरमती में नर्मदा का पानी डाला, वाटर टेबल ऊपर आए, पानी की क्वालिटी में सुधार हुआ और उसके कारण रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा और परिणाम ये आया कि आज हमें पिछले 7-8 साल में कोई बड़े एपिडेमिक की खबर नहीं आई। बहुत बड़ी मात्रा में रोग फैल गया, ऐसी खबर गुजरात में नहीं आई। भाइयों बहनों, एक जमाना था पोलियो के कारण हर 10 परिवार में एक आध बच्चा पोलियो के संकट में आ जाता था और जिंदगी भर बेचारा अपंग रहता था। भाइयों बहनों, दिल्ली में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने एक बीड़ा उठाया, पोलियो का खुराक शुरू किया दिल्ली में। वो प्रयोग सफल रहा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया।
और आज उसका नतीजा ये आया है कि गुजरात के अंदर पिछले 7 साल में एक भी पोलियो का केस रजिस्टर नहीं हुआ। एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति अगर सही दिशा में चले और पोलियो के कारण कोई अमीर के बेटों का नंबर नहीं लगता है, गरीब झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला उसके परिवार को तबाही आती है। अगर पूरे हिंदुस्तान को पोलियो के संकट से बचाने का सबसे बड़ा काम किसी ने शुरू किया तो दिल्ली के उस समय के आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था, और उसका लाभ आज पूरे हिंदुस्तान को मिला है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जितना ध्यान रखा जाए उतना ज्यादा लाभ होता है। आज गरीब को अगर गंभीर बीमारी आए तो कहां जाएगा? हम लोगों ने स्कूल में हेल्थ चेकअप का एक कार्यक्रम बनाया। बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए पूरे गुजरात की गवर्नमेंट स्कूल में हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टरों को मैं भेजता हूं, और ध्यान में आया हर वर्ष 30-40 हजार बच्चे ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिनको आंख के नंबर है बचपन से, लेकिन बेचारा गरीब है, उसको पता ही नहीं था कि वो पढ़ता नहीं है, उसका कारण आंख उसकी वीक है। उसको ट्रीटमेंट करना, चश्मे दिलाना, हर वर्ष 3000 से ज्यादा बच्चे ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। उन मां बाप को बेचारों का अगर बच्चा मर भी जाता और कोई पूछता तो वो क्या कहते? यही कहते हैं, क्या करे भाई, अल्लाह ताला की इच्छा, भगवान की इच्छा, ले लिया उसको। बेचारे को मालूम नहीं कि वो जन्म से उसके हार्ट का प्रॉब्लम था। आज हर साल 3000 से ज्यादा इन बच्चों, गरीब बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन मुख्यमंत्री की तिजोरी से खर्च किया जाता है, और अहमदाबाद में उसके लिए स्पेशल यूनिट खड़ा किया है। कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको बेंगलोर, चेन्नई भेजना पड़ता है। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर ऐसा है कि गरीब अपने आप नहीं कर सकता है, उसकी चिंता करने के लिए समाज ने, सरकार ने आगे आना होता है, और हमारा ये प्रयास रहा है। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जितने बीपीएल परिवार हैं, उन सब के परिवार के लिए अगर वो बीमार हो गए तो 2 लाख रुपए तक बीमारी का पूरा खर्च सरकार देगी, और इसके लिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना मुख्यमंत्री अमृतम मां योजना हमने लागू की है। उसके स्मार्ट कार्ड हम गरीब परिवारों को देते हैं, और परिवार का कोई भी सदस्य वो स्मार्ट कार्ड लेकर अस्पताल जाएगा, उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। 2 लाख रुपया खर्च करने तक एक नया पैसा उस गरीब परिवार को देना नहीं पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इसके कारण आमतौर पर गरीब की चिंता करने का काम होता है। आज दुनिया में मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का रूप ले लिया है। मशीन खुद बहुत बड़ा काम करते हैं। मैंने यहां देखा, आधुनिक से आधुनिक मशीन लगाए हैं। शरीर का पूरा परीक्षण करके मशीन खुद कह देता है ये करो, ये मत करो, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग मरीज के लिए हो, उस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। भाइयों बहनों, इस दूर सुदूर इलाके में छोटे छोटे गांवों के बीच और ज्यादातर पिछड़ी बस्ती के लोग रहते हैं, जहां कोई उद्योग धंधा भी ज्यादा नहीं है, खेती पर निर्भर लोग हैं। उस क्षेत्र में अस्पताल करके गरीबों की भलाई का उत्तम काम भाई अब्दुल रशीद परिवार ने किया है। मैं फिर एक बार उनको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये मंच एक उत्तम सेवा कार्य के लिए है, लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, और इसलिए समय रहते हुए उन बातों पर भी गौर करने की आवश्यकता होती है। और इतनी बड़ी मात्रा में मीडिया के लोग भी ये हेल्थ के लिए नहीं आए, उनको उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है, उनको तो और मसाला चाहिए।
मित्रों, मैं कल भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वे छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाषण करने गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री अच्छा होता कि महंगाई के संबंध में कुछ बोलते। देश के प्रधानमंत्री वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करना चाहिए उसके लिए बोलते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में इतिहास और भूगोल की कथा करके आ गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि ऊंचे ऊंचे मन से ऊंची ऊंची बातें करने से सफलता नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। ऊंचे ऊंचे मंच पर ऊंची ऊंची बातें करने से सफलता नहीं मिलती है। इसका जीता जागता सबूत है 2012 का दिसंबर का गुजरात का चुनाव। बड़ी बड़ी बातें करने वालों को गुजरात की जनता ने घर भेज दिया और जो धरती की सच्चाई से जुड़े थे उनको तीसरी बार गुजरात की जनता ने बिठा दिया। बड़ी बड़ी बातों को कोई स्वीकार नहीं करता है, नक्कर हकीकतों को लोग स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इतिहास और भूगोल की बात याद कराई। मेरा मन करता है प्रधानमंत्री जी, आज मैं ही आपसे बात करूं। मेरी पार्टी के हर छोटा मोटा कार्यकर्ता आपको पूरी तरह कन्विंस कर सकता है। ये ठीक है, क्या बोलना क्या ना बोलना वो आपके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूगोल किसने बदली है? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली है। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है आपका जिस गांव में जन्म हुआ था वो गांव कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। आज आपका खुद का गांव हिंदुस्तान नहीं है। ये भूगोल किसने बदली? प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली। इस देश के टुकड़े किसने किए? हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आप हमें कहते हो हम भूगोल बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है। सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई। ये भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल गई है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया। वो आप ही के कार्यकाल में भी हुआ है और आपके पार्टी के और महारथियों के क्षेत्र कालखंड में भी हुआ है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूगोल आप कैसे बदल रहे हो? भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी और उस यात्रा की सालगिरह मनाने के लिए अनेकविध कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी राजीव गांधी आए थे, कभी मैडम सोनिया जी आई थी, कभी भाई राहुल जी आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। और उन्होंने घोषणा की थी कि साबरमती से दांडी का जो मार्ग है जिस पर महात्मा गांधी चले थे उसको हेरिटेज रोड बनाया जाएगा, हेरिटेज मार्ग बनाया जाएगा। उसके लिए आपने धन देने की घोषणा की थी। ये बात अलग है कि अभी दे नहीं रहे, अटका हुआ है। लेकिन सवाल दूसरा है, अभी 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में आपने लिखा है कि महात्मा गांधी जिस रास्ते से चले थे उस रास्ते को हेरिटेज मार्ग बजाने के बजाय 30 किलोमीटर थोड़ा इधर की ओर ले जाएं तो सुविधा रहेगी। मुझे बताइए भाई, ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की भूगोल कौन बदल रहा है? आपने गांधी को तो छोड़ दिया, अब गांधी के मार्ग को भी बदल रहे हो। भूगोल आप बदल रहे हो प्रधानमंत्री जी, और आप छत्तीसगढ़ में जाकर के चुनाव में इतिहास और भूगोल के पाठ पढ़ा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतिहास की भी बात हो जाए आज। प्रधानमंत्री जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी विद्वत्ता का सम्मान करते हैं, आपकी उम्र का हम आदर करते हैं, आपके पद की गरिमा का भी आदर करते हैं, लेकिन सत्य कहना हमारी मजबूरी हो जाती है और उसके कारण हमें बोलना पड़ता है। वो अगर आपको चुभ जाता है तो मैं पहले से आपसे क्षमा मांग करके मेरी बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, 1857 का स्वतंत्र संग्राम हुआ, 1857 का स्वतंत्र संग्राम, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके 1857 का स्वतंत्र संग्राम लड़ा था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये आपकी सरकार है, आपकी विचारधारा है कि आप उसे स्वतंत्र संग्राम कहने को तैयार नहीं हो। आज भी आप पाठ्य पुस्तकों में उसे बगावत कहते हो। अपने देश के लिए इस देश के लोग मर मिटे, उसको अगर बगावत कहते हो तो इतिहास के साथ खिलवाड़ कौन करता है? प्रधानमंत्री, ये स्वतंत्र संग्राम था, लक्षावधि लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी और आपने उसे बगावत कहा है। वो स्वतंत्र संग्राम था और उस समय जो शहीद हुए वो हमारे साथ, हमारे लिए गौरवपूर्ण शहादत है। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इतिहास भुला देने में किसका का काम है? हिंदुस्तान को इतिहास भुला देने का काम किसने किया है? देश जानना चाहता है। इस देश के आजादी के सैनिक अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में रहते थे, अनेकों ने अपना जीवन दे दिया था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के हर कोने से थे, हर जात पात के थे, हर बिरादरी के थे, हर संप्रदाय के थे। भारत माता को जंजीरों की बेड़ियों से निकालने के लिए वो अंडमान निकोबार की जेल में गुजारा करते थे। क्या प्रधानमंत्री जी, अंडमान निकोबार की जेल, सेल्युलर जेल, उस जेल के अंदर जिंदगी काटने वाले लोग ये हमारे इतिहास पुरुष नहीं है क्या? इतिहास में उनका स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक परिवार की भलाई के लिए हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी उन नामों को हिंदुस्तान की नई पीढ़ी तक पहुंचने में आप लोगों ने रुकावट डाली हुई है। और जब अटल जी की सरकार बनी, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी विदेश मंत्री थे, तो पहली बार अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। इतना ही नहीं, आप ही की सरकार के एक मंत्री, मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार के एक मंत्री अंडमान निकोबार गए थे और वहां जिन महापुरुषों ने जीवन खपा दिया था, उनके नाम का जो बोर्ड था उसको उखाड़ के फेंक दिया। देश के लिए मरने वालों के लिए यह आपका व्यवहार, यह इतिहास को नोचने का पाप किसने किया है? प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को याद करते हैं, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब आंबेडकर का योगदान कौन नकार सकता है? भारत को संविधान दिया, दलित मां की कुख से पैदा हुए इस महापुरुष ने देश के लिए क्या नहीं किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान को एकता से जोड़ा, आपने इतिहास में उनके साथ क्या किया? एक परिवार की वाहवाही करने के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी,
नेहरू जी जीवित थे, जीते जी उनको भारत रत्न मिला था। इंदिरा गांधी जीवित थी, जीते जी उनको भारत रत्न मिला था। राजीव गांधी, उनका हत्या हुई उसी वर्ष उनको भारत रत्न मिला। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न मृत्यु के 45 साल के बाद दिया गया। 35 साल के बाद दिया गया, 35 साल के बाद, और वो भी दूसरी सरकारें जब आने तब शुरू हुआ। सरदार पटेल, इतना बड़ा उनका योगदान था, लेकिन सरदार साहब को भारत रत्न राजीव गांधी के बाद उनकी मृत्यु के 41 साल के बाद दिया गया। क्या इतिहास के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? यही तो आज साथ खिलवाड़ का काम किसने किया? प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के एक सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे, और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था। और मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वायली को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। उन्होंने 1930 में उनकी मृत्यु हुई, और मरते समय उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाएं, ताकि मैं जो आजाद भारत की सांस लेना चाहता था, जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1930 से वो अस्थि जिनेवा के स्मशान में रखे गए थे, वहां की सरकार ने रखे थे। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते। नहीं किया, 2003 तक नहीं किया। भाइयों बहनों, 1930 में मृत्यु हुई, 73 साल तक, और आजादी के 50 साल के बाद भी वो अस्थि इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई लाल आएगा, ये मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा और आजाद भारत की हवा का मुझे अनुभव कराएगा। ये काम प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी ने नहीं किया, इतिहास को दबोचने का प्रयास हुआ। भाइयों बहनों, ये मेरा सद्भाग्य था, ये मेरा सद्भाग्य। 2003 में मैं गया जिनेवा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत की आजादी के लड़ने वाले क्रांतिकारियों के गुरु, उनके अस्थि में खुद कंधे पर उठा करके ले आया, और आज कच्छ के मांडवी में उनके गांव में इंडिया हाउस बना करके उनका स्मारक हमने खड़ा किया है। इतिहास का गौरव कैसे होता है, इतिहास का सम्मान कैसे होता है, इसके ढेर सारे उदाहरण हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास कौन बदल रहा है, भूगोल कौन बदल रहा है? हिंदुस्तान का हर बच्चा आने वाले समय में इतिहास को जानने वाला है। यहां मैं किसी को पूछूं, आपने चाभेकर बंधु का नाम सुना है? किसी को पता नहीं होगा। 3 भाई देश की आजादी के लिए बलि चढ़ गए थे, हिंदुस्तान के इतिहास में नामो निशान नहीं है। लाल बाल पाल भुला दिए गए। हिंदुस्तान के अनेक महापुरुषों को एक परिवार की भक्ति में लीन कांग्रेस ने पूरे इतिहास को खोखला कर दिया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप पिछले दिनों जब गुजरात आए थे, आपने सरदार पटेल की बात कही थी, और मैंने आपको कहा था हमारे लिए कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है
इससे हमारा ताल्लुकात नहीं है। कौन किस धर्म में पैदा हुआ है, इससे हमारा ताल्लुकात नहीं है। वो भारत मां का संतान है। अगर भारत मां के जिया है तो वो किसी भी दल का क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, हमारे लिए वो श्रद्धेय है, आदरणीय है। ये हमारे संस्कार है। हम विरासत को बांटते नहीं है, हम विरासत को बांटने के पक्ष में नहीं है। ये विरासत साझी है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षा की उन्होंने नींव डाली थी। कांग्रेस के नेता थे, पंडित नेहरू के साथ समर्थन करने वाले नेता थे। कल 11 तारीख को उनकी 125वीं जयंती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, भुला क्यों दिया जा रहा है? क्या उनकी 125वीं जयंती याद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अबुल कलाम आजाद जी के काम को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारत की एकता के लिए हिम्मत के साथ एक राष्ट्रवादी मुसलमान के नाम से वो खड़े थे, भले वो कांग्रेस थे। मैं उनके लिए गर्व के साथ कहता हूं, उनके 125वीं जयंती मनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको और एक याद दिला दूं। कल 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी के ही एक महापुरुष, उनका भी 125 साल हो रहा है, जेबी कृपलानी, उनकी भी कल टुमारो 125वीं जयंती है। बताइए, ये आपकी पार्टी में काम करने वाले, जीवन भर आपकी पार्टी के नेताओं के साथ कंधे से कंधा काम करने वाले देश के महान भक्त थे, उनकी 150वीं सालगिरह जन्म जयंती, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाली जन्म जयंती क्यों नहीं मना रहे आप? इतिहास को क्यों भुला दिया जा रहा है? और इसलिए भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के सच्चे इतिहास को जानना, हिंदुस्तान के लिए गर्व करना, भारत के लिए जीना, भारत के लिए मरना, भारत के कोटि कोटि गरीबों के आंसू पोंछना, जब तक ये हम माहौल नहीं बनाएंगे, गरीब जाएगा कहां? भाइयों बहनों, हमारे शास्त्र में कहा है, दरिद्र नारायण की सेवा। कितनी अच्छी कल्पना की है, हर दरिद्र को भगवान मानना। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में दरिद्र दरिद्र रह गए और वो नारायण बन के बैठ गए। ये काम किया इन लोगों ने भाइयों। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें तो सिखाया गया, हमें संस्कार मिले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। हमें तो यही संस्कार मिले हैं कि सबका सुख, सबका आरोग्य, सबका भला, सबका कल्याण। और इसीलिए तो गुजरात सरकार का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हर किसी को साथ रखना है, हर किसी के लिए विकास करना है। और भाइयों बहनों, इस देश को अगर आगे बढ़ना है, इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है, तो हमारे लिए विकास के सिवा कोई रास्ता नहीं, बच्चों की शिक्षा के सिवा कोई मार्ग नहीं है। और इसलिए यहां से गांव के लोग आए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आप अपना पूरा, अगर कोई एक काम करना चाहते हो तो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करो। अगर आप कोई काम में इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो विकास के काम में इंटरेस्ट लीजिए, तब तक ये देश गरीबी से बाहर नहीं आएगा। गुजरात ने मंत्र लिया है शिक्षा का, विकास का, उसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। मैं फिर एक बार भाई श्री अब्दुल रशीद के परिवार को, उनके सभी मित्र परिवार को, विदेश से आए हुए सभी मेहमानों को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है सरकार की तरफ से। जब भी जो आवश्यकता होगी हमेशा आपको उपलब्ध रहेगी और इस सेवा का काम और अधिक अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरीब गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री आपका। और पूरी मुस्लिम समाज की ओर से आपको एक और दुआ है, संदेशा है कि गुजरात के विकास की रोशनी पूरे विश्व में जगमगा रही है। अल्लाह अज़्वजल से दुआ है मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का अंधेरा दूर हो। इसी दुआ के साथ
मित्र, बोलते बोलते एक शब्द में धारा प्रवाह बोल रहा था। जहां मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा बोलना था, बीच बीच में मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल दिया था। तो मैं इस क्षति के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहता था श्यामजी कृष्ण वर्मा जो गुजरात में कच्छ में मांडवी में पैदा हुए थे और उन्होंने क्रांति गुरु के नाते काम किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सिराजुद्दीन रुकनुद्दीन सैयद, जो उपस्थित सभी मंचस्थ महानुभावों के साथ यहाँ पधारे हुए आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। आभार विधि सिराजुद्दीन रुकनुद्दीन सैयद। वंदे मातरम। आज हमारे चहीते गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब यहाँ आए। उनने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उनके हम शुक्रगुजार हैं। हमका एक राष्ट्र बनाया सरदार ने, जो एक इतिहास बन गया। अब श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे हमारे मोदी जी, वो भी एक इतिहास बन जाएगा। गुजरात को मोदी जी ने वैश्विक बना दिया है। अल्लाह अज़्ज़ से दुआ है, मोदी जी आप हिंदुस्तान को भी वैश्विक बना दो। आपका बहुत बहुत आभारी हैं। हम तो लास्ट वक्त तक ऐसा मानते थे कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आप आए, हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य श्री, हमारे विधान दंडक श्री पंकज भाई साहब, उनका भी हम ऋणी हैं। बोर्ड निगम के जो चेयरमैन श्री हैं, वो भी अपना कीमती वक्त देकर आए हैं, हम उनके भी ऋणी हैं। और यहाँ का जो वहीवटी तंत्र है, कलेक्टर मैडम श्री, जिन्होंने हमें बहुत सहकार दिया, उनके भी हम आभारी हैं। सुरक्षा के लिए भी जो डीएसपी सर ने हमको सहकार दिया, उनके भी हम ऋण स्वीकार करते हैं। और तीनों जिलों की सरहद वाले खेड़ा जिला डिस्ट्रिक्ट, पंचमढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट और महिसागर जिला के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा संगठन है, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे और इलाहाबाद का जो पाया अब्दुल मजीद ने डाला है, उसके जितनी तरक्की हो, हम मोदी जी के भी इतनी राज की तरक्की चाहते हैं। अल्लाह कामयाब कर। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और साथ ही में पधारे हुए सभी महानुभावों का रिलायबल हॉस्पिटल परिवार की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खूब खूब स्वागत है सौ महानुभावों આજના કાર્યક્રમમાં અહીં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ। સાથે પધારે સૌ નગરજનો સહિત સૌ રહીશોનું પણ રિલાયબલ હોસ્પિટલ પરિવાર તરફથી અંતઃકરણપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। गुजरात राज्यનો એક નવો તાલુકો ગલતેશ્વર અને તેમાં સૌ પ્રથમવાર એક અનોખું વિકાસ કાર્ય, જેમાં સૌ પ્રથમવાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિ। રિલાયબલ હોસ્પિટલ પરિવાર આજે મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે। अध्यक्ष